हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान के पार्ट 4 की आखिरी व अंतिम ऑनलाइन क्लास है। पार्ट का नाम था वस्तुओं का समूह बनाना, वो अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने देखा था कि वस्तुओं को अलग अलग समूह में अलग अलग गुणों के आधार पर रखा जाता है। जैसे कि वो जैसे कि पदार्थों की कठोरता कैसी है, कठोर है तो एक एक वर्ग में आएंगे, और अगर कठोर नहीं है, एकदम कोमल है, मुलायम है, नरम है, तो दूसरे वर्ग में आएंगे। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि उनकी दिखावट कैसी है, और अपन ने पढ़ा था कि जल में वो घुल जाते हैं नहीं घुल जाते, घुलने वाले अलग आते हैं और नहीं घुलने वाले अलग होते हैं। अगर वो नहीं घुलते हैं तो जल में तैरते हैं या डूब जाते हैं, तो ये भी सब देखा था। तो अगला अपन आज गुण देखेंगे पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता के आधार पर भी वस्तुओं का समूह बनाया जा सकता है। पारदर्शिता क्या होता है? जब अपन किसी चीज़ के आगे आर पार देख सकने की क्षमता को पारदर्शिता कहते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। तो लुका छिपी खेलते टाइम कहाँ छिपते हैं? दीवारों के पीछे छुपते हैं। क्यों? क्योंकि दीवारों के आर पार नहीं दिखता। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्योंकि इनके आर पार नहीं दिखता। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि शीशे के आर पार दिखता है और अगर अपन छिपेंगे तो सामने वाला अपन को देख लेगा। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया ना, कांच वगैरह ऐसी चीज़ें, कांच या पन्नी हो गई प्लास्टिक की, जिनके आर पार देखा जा सकता है, इनको पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कांच के भी आर पार देख सकते हैं, जल में देख सकते हैं ना, साफ जल में एकदम ऊपर से नीचे सतह दिख जाती है। हवा में अपन आर पार देख सकते ही हैं। प्लास्टिक भी आती हैं, कई डिब्बों की प्लास्टिक होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। देखो ऐसे ये जो डिब्बे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, जो कैसे होते हैं, कांच के होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, जो पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, जिसके कारण दुकानदार मतलब जो भी खरीदने वाला उसको सामान दिख जाए और उसको वो खरीद सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे दीवार होगी, दीवार के आर पार नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लकड़ी, गत्ता या फिर धातु का जो पात्र है वो सारे क्या अपारदर्शी वस्तुएं हैं। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भ्रांति के सभी पदार्थ एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो नहीं। पारदर्शी और अपारदर्शी के अलावा एक तरह का पदार्थ और होता है जिसके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, धुंधला दिखाई देता है, तो उनको अपन बोलते हैं पारभासी। ठीक है, क्रियाकलाप पढ़ते अपन। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। ठीक है, यानी कागज़ का टुकड़ा ले लो और उसके मतलब सामने, आंखों के सामने रख के उधर दूसरी तरफ बल्ब जल रहा हो तो जलते हुए बल्ब को देखो। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने या तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। अब 2-3 बूंद क्या डालिए? तेल या मक्खन डाल दो, जिससे ऊपर धब्बा पड़ जाएगा। कागज़ का वो भाग जहाँ पे तेल फैला है वहाँ से अब बल्ब को दोबारा देखिए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? हाँ, क्योंकि जब अपन ये डालते हैं ना तो वो उसकी पारदर्शिता थोड़ी और अच्छी हो जाती है और उसके से बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्ण स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं। बल्ब तो क्योंकि जलता है तो दिख जाता है, लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ कोई बिना जलती हुई चीज़ रखेंगे अपन तो वो नहीं दिखाई देगी अच्छे से, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पे लगा हुआ जो तेल लगा हुआ कागज़ एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। कई ऐसे कांच भी आते हैं, जैसे फाइबर होती है ना प्लास्टिक की, जिसके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसको पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय डब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। तो अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए भाई किस भोजन में तेल या वसा है या नहीं, तो उसको कागज़ में लपेटेंगे। अगर उस पर तेल के धब्बे लग गए तो उसमें वसा है, नहीं तो नहीं है।
वह भी पारभासी था, तो वह कागज़ भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच विचार कर सकते हो? तो मैंने बताया ना, कुछ प्लास्टिक वगैरह, फाइबर वगैरह पारभासी वस्तुओं के उदाहरण है। एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर अपन मान लो एक टॉर्च जलाएं और उसके ऊपर हाथ रख दे, तो देखो अपना हाथ ऊपर से ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपना हाथ बहुत हल्का सा पारभासी होता है, जिसके आर पार हल्की सी रोशनी जा सकती है, इसलिए अपन को हाथ इधर से ऐसे एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है, दिखने में अलग अलग होते हैं, और इन्हें जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। कोई तैरने लग जाता है, कोई डूब जाता है, या कोई घुल जाता है। वे जल में तैर या अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है, कि समान गुण वाली एक तरफ और अलग अलग भिन्न भिन्न गुण वाली अलग अलग। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। देखो, डे टू डे लाइफ में भी अपन क्या करते हैं, अलग अलग एक जैसी चीज़ों को एक एक जगह रखते हैं। किताबें एक तरफ, किचन में मसाले एक तरफ, बाकी डिब्बे एक तरफ। क्यों? ताकि हमारे को उसको ढूंढने में आसानी रहे। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे किताबें चाहिए तो किताबों की जगह चले जाओगे, मसाला चाहिए तो मसालों की जगह चले जाओगे। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज व दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। दुकान में वैसे होता है ना, सारे बिस्कुट एक खाने में, सारे तरह के साबुन एक खाने में, नमकीन एक खाने में, दाल एक खाने में, ताकि जब भी कोई सामान लेने आए तो उसको ढूंढने में आसानी रहे। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तभी जब कभी भी अगर अपन पदार्थों को समूह में बांट देते हैं तो उनके गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस विषय में अधिक अध्ययन अपन आगने वाली कक्षाओं में 7th, 8th, 9th, 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। अगली क्लास में आपको इसके PDF के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, और बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, प्लीज़ पढ़ाई छोड़े ना, क्योंकि आपका अभी एकमात्र सहारा पढ़ने का यही है। और अगर पढ़ाई छोड़ दी तो आपका दिमाग से बहुत सारा डेटा निकल जाएगा। तो प्लीज़, आपको कोई भी दिक्कत हो हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, आपके अगर कोई टेस्ट भी लिए जाते हैं ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये मत सोचिए कि नंबर कम आएंगे ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।